Equation doesn't take much time to change. This statement is usually used for international relations. और ये बात सच भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के परिप्रेक्ष्य में समीकरण ज़्यादा समय नहीं लेते हैं अपने को बदलने में। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही ईजी और ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन रहेगी। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम पवन। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर getting benefit from this YouTube channel, please do subscribe this channel, also share the videos। बहुत easy manner में हम इस पूरे टॉपिक की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे और बहुत इजी तरीके से एक एक चीज को हम देखेंगे, एंड दिस इज रियली अ पोटेंशियल टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज है, ये एक एनुअल बेस्ड, मतलब हर साल होने वाली एक नेवल की एक्सरसाइज है, जो कि 3 परमानेंट मेंबर्स के बीच में होती है। 3 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? इंडिया, यूएस एंड जापान, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। और कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इस एक्सरसाइज में हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। अब देखते हैं इसका एम क्या है। इस एक्सरसाइज का एम है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी को अगर समझें तो इसमें यह बताया जाता है, कंट्रीज जब एक्सरसाइज करते हैं तो ये समझते हैं कि दूसरी कंट्री कैसे ऑपरेट करती है, कैसे इसका डेली रूटीन करती है, कैसे अदर चीजें डेली करती है दूसरी नेवी। इन सब चीजों को समझा जाता है, और कैसे एक नेवी मूव करती है, कैसे इसकी स्ट्रैटेजी होती है। ऑफ कोर्स द टॉप सीक्रेट्स आर नॉट रिवील्ड, टॉप सीक्रेट्स को रिवील नहीं किया जाता है। ये सब जो है इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। हिस्ट्री को जानने से पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर से। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया के सामने बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज थे, लाइक फार्मर्स के इश्यूज थे, पॉवर्टी इश्यू था, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट था, मॉडर्नाइजेशन नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल इश्यूज में भी इंडिया के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, बिकॉज कोल्ड वॉर चला हुआ था। यूएसएसआर एक साइड को था और उसके अलाइज थे, दूसरे साइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलाइज थे। नाउ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनको डिसाइड करना था कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं। क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं या फिर वो यूएसएसआर के साथ जाना चाहते हैं। बट इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि वो न्यूट्रल रहेंगे। और 1961 में इंडिया केम अप विथ अ प्लान दैट वाज नोन एज नैम, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। मतलब इंडिया के साथ साथ कुछ ऐसी कंट्रीज भी थी जो इन दो जो गुट बन गए थे, अंतरराष्ट्रीय गुट बन गए थे, इनको नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। उसके साथ ही साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गई कि ना ही इंडिया यूएस को सपोर्ट करने वाला है इस कोल्ड वॉर में, और ना ही यूएसएसआर को। बट हम जानते हैं 1971 में जब वॉर हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया, दैट वाज दिस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को अटैक करने के लिए, या मैं कहूं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, अपना एक नेवल वेसल भेजा, एक जहाज भेजा पानी का इंडिया को अटैक करने के लिए। लेकिन यूएसएसआर से हम उस टाइम पे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर चुके थे, तो यूएसएसआर ने भी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक नेवल वेसल भेजा। और फॉर्चुनेटली ये दोनों अपने एक दूसरे के टकराव में नहीं आए, और ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुड नॉट हेल्प पाकिस्तान, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर पाया और इंडिया पे अटैक नहीं कर पाया, और इस वॉर में इंडिया जीत गया। लेकिन इसके बाद ये आसानी से देखा जा सकता है कि दो इंडिया नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का पार्ट था, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं इसमें यूएसएसआर जो प्रेजेंट रशिया है उसकी वो टिल्टेड था, थोड़ा बहुत झुकाव इंडिया का देखा जा सकता था। लेकिन अगेन एक दिक्कत आई 1991 में, 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, यूएसएसआर टूट गया, तो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अब ओनली सुपर पावर बच गया इस वर्ल्ड में। तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जो थे नरसिम्हा राव, उन्होंने अब
पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो मिलिट्री रिलेशंस होने चाहिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक प्रपोजल भेजा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तुरंत उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और 1992 में एक स्मॉल स्केल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई जिसका नाम मालाबार एक्सरसाइज रखा गया। मालाबार इसीलिए रखा गया क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट, जो पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी तट है इंडिया का, हम उसको मालाबार कोस्ट भी बोलते हैं, और एक्सरसाइज वहीं पे हुई थी, तभी जो है इस एक्सरसाइज को मालाबार एक्सरसाइज का नाम दिया गया। लेकिन उसके बाद जो एक्सरसाइज थी वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं थी, हर साल नहीं हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान यूएसए का बहुत बढ़िया अलाय था, बहुत ही अच्छा अलाय था, बहुत अच्छा मित्र था। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था। 1998 में जब इंडिया ने अगेन सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया तो इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, इंडिया का बहुत क्रिटिसाइज हुआ और इंडिया पे सैंक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगाए। सैंक्शन ही नहीं लगाए, इसके बावजूद उन्होंने इस मालाबार एक्सरसाइज को भी बंद कर दिया। तो आगे के सालों में एक्सरसाइज नहीं हुई, लेकिन 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, टेररिस्ट अटैक हुआ, तो उस टाइम पे जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वॉर छेड़ दिया अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, पूरे ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वॉर छेड़ दिया तो इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। इंडिया ने कहा कि यूएसए ठीक कर रहा है, यूएसए जो भी स्टेप्स ले रहा है वो एप्रोप्रिएट स्टेप्स है और टेररिज्म खत्म होना चाहिए। इस पे इंडिया सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। सो 2002 में अगेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को प्रपोजल भेजा कि हम इस एक्सरसाइज को फिर से रिज्यूम करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, और इंडिया तो ये चाहता ही था। तो एक्सरसाइज चली और 2002 से लेकर के 2020 तक का ये कंटिन्यूअसली एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब हर साल ये कंडक्ट की जा रही है। अब देखते हैं 2007 में एक फिर से डेवलपमेंट होती है। इंडिया, यूएस और जापान और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के साथ साथ जापान के कोस्टल रीजन में ओकिनावा में इस एक्सरसाइज को करते हैं। मतलब दो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर और जापान यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं बने थे, एज ए नॉन परमानेंट इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने बताया कि ये जापान के कोस्टल रीजन में था ऑटोमेटिकली, तो ये चाइना के भी बहुत पास में ये एक्सरसाइज की गई, लेकिन चाइना इससे खुश नहीं था और चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाया और सिंगापुर को भी धमकाया। अब धमकाया क्यों, किस बेसिस पे? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा कोयला बेचा जाता था चाइना को। चाइना अपना इंडस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन कर रहा था, इंडस्ट्रीज को अपना एक्सप्लोर कर रहा था, तो उस टाइम पे चाइना बहुत सारा कोयला खरीदता था। तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि इफ यू विल नॉट स्टॉप डूइंग दिस एक्सरसाइज विथ दीज कंट्रीज, सो वी विल नॉट इंपोर्ट कोल फ्रॉम योर कंट्री। तो ऑस्ट्रेलिया को ये एक्सरसाइज बंद करनी पड़ी। और दो उसके बाद भी जापान ने पार्टिसिपेट करना कंटिन्यू रखा और 2015 में जापान आल्सो डिक्लेयर्ड एज द परमानेंट मेंबर ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड मालाबार एक्सरसाइज। 2015 में मालाबार एक्सरसाइज का एक परमानेंट मेंबर जापान भी बन गया, लेकिन 2014-15 से लेकर के 2020 तक का कंटिन्यूअसली ऑस्ट्रेलिया भी प्रपोजल इंडिया को सेंड करते रह रहा था, लेकिन इंडिया इसको बिल्कुल नकार दे रहा था, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो पास्ट के डिसीजंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को जब इंडिया ने एक प्रेस रिलीज किया, एक फॉर्मली ऑफिशियली एक लेटर रिलीज किया कि वी आर इनवाइटिंग ऑस्ट्रेलिया टू बी one of the participant in this Malabar exercise of 2020। तो 2017 में भी एक डेवलपमेंट हुई थी, उसको डोकलाम स्टैंड ऑफ जब हुआ था उसके तुरंत बाद ये मिलिट्री और ये नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, और जिसमें साफ दिखाया गया था कि इस मिलिट्री का एक एम चाइना की जो एग्रेसिवनेस है, जो चाइना जितना एग्रेसिव बन रहा है और चाइना असर्टिव बन रहा है पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में और साउथ चाइना सी में, उसको कम करना भी इसका एक एम है। ये दिख
बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। उससे पहले इंडिया, यूएसए, जापान ये कहने से कतराते थे कि इस एक्सरसाइज का एम एक ऐसा भी है, लेकिन ये अब बिल्कुल क्लियरली कहा जा सकता है कि इस एक्सरसाइज का एक एम चाइना को काउंटर करना भी है। जो अभी एक्सरसाइज हो रही है 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर तक का जो एक्सरसाइज हो रही है, ये फर्स्ट फेज में है और सेकंड फेज होने वाला है 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का। ये एक्सरसाइज फिर से अरेबियन सी में होगी और ये 3 से 6 नवंबर तक का ये एक्सरसाइज अभी बे ऑफ बंगाल में हो रही है। साथ ही साथ ये इस एक्सरसाइज का 24th एडिशन है और अभी तक का शायद आप हर एक चीज को समझ चुके होंगे पूरी एक्सरसाइज के बारे में। दो अभी एक चीज बताना थोड़ा मैं जरूरी समझता हूं, वो ये है कि अभी तक का ये क्लियर नहीं हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया एक परमानेंट मेंबर बन चुका है दिस एक्सरसाइज का या नहीं। ये अभी डिक्लेयर होना बाकी है, बट जैसे कि लग रहा है क्वाड ग्रुप को देखकर भी ये ऑस्ट्रेलिया इसका परमानेंट मेंबर जल्दी ही बन जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने कुछ नई चीज सीखी हुई है, कुछ नया होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी है, तो कमेंट में बताइए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।